दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों लॉकडाउन के कारण सभी लोग घर के अंदर है और स्थिति ये बनी हुई है कि छात्रों को किस प्रकार के एजुकेशन दिया जाए। दोस्तों यूजीसी और दूर शिक्षा विभाग की ओर से हमेशा ये कहा जाता है कि आने वाला समय शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव का समय होगा। बदलाव का समय है तो अध्यापक को और छात्र को दोनों को बदलाव की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। एजुकेशन सिस्टम जो सदियों से एक ही प्रकार की टॉक एंड चॉक के आधार पर चल रहे थे उसमें परिवर्तन होगा। उसमें मोबाइल और आदि आईटी सिस्टम जो है इसमें आएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से नई नई पद्धति आ रही है, हमें भी इस प्रकार से सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने सेमेस्टर 4 का धनुष भंग यानी किशोर काबरा जो कंपलसरी हिंदी भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी में चल रहा है उसको लेकर। दोस्तों अगर ये दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं चल रहा है फिर भी बहुत अच्छी कृति है, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या है ये हम बताना चाहेंगे। तो दोस्तों ये धनुष भंग जो है वो किशोर काबरा जी का एक छोटा सा खंड काव्य है। और खंड काव्य किसे कहा जाता है मैंने अगले वीडियो में भी बताया, फिर से बता देता हूँ कि महाकाव्य का एक छोटा सा अंश जिसे खंड काव्य कहा जाता है। खंड यानी कि एक भाग, यानी कि किसी भी महाकाव्य यानी कि जो पौराणिक कथाएं होती है उसमें से किसी एक भाग को, किसी एक अंश को लेकर जो कथा लिखी जाती है या जो लिखी जाती है कृति उसको खंड काव्य कहा जाता है। और जो ये खंड काव्य की हम बात करें दोस्तों तो किशोर काबरा जी ने बहुत ही कम खंड काव्य लिखे। इसमें से ये किशोर काबरा जी का एक प्रसिद्ध खंड काव्य धनुष भंग, शीर्षक आप देखिए धनुष भंग। अब धनुष भंग जो था वो उस कथा को अगर हम सोचे तो ये रामायण में आती है और हमने देखा है कि रामायण में किस प्रकार से धनुष भंग होता है। राम जो है धनुष का भंग करते हैं और सीता का वरण करते हैं। ये एक छोटी सी कथा है। इस कथा को कवि ने अपनी तरफ से अपने ढंग से पेश किया है, यानी कि पौराणिकता के माध्यम से मिथक लिया हुआ है और मिथक को लेकर आधुनिकता के प्रश्नों को इसमें कवि ने उठाया है। कौन से प्रश्न? शीर्षक पता चलता है धनुष भंग। धनुष का भंग होगा, सीता का वरण होगा। धनुष जब टूटेगा तभी सीता प्राप्त होगी। तो ये पूरा खंड काव्य जो है वो प्रतीकात्मक है। प्रतीकों के माध्यम से इस खंड काव्य की कथा आगे बढ़ती है। और कवि ने जैसे पहले कहा इस कृति में कि केवल एक क्षण की कथा है, ये केवल एक क्षण की, क्योंकि सीता की पलकों पर नेमी राजा जो है वो आकर बैठ जाते हैं और उनको 21 पीढ़ियों की कथा कहते हैं कि 21 पीढ़ियों में सीता की पीढ़ियों में क्या क्या हुआ। तो सारी की सारी बातें इसमें कृषि संस्कृति के महत्व को ही बताती है। अब देखिए धनुष जो है इसकी प्रतीकात्मकता की बात करें कि धनुष जो है वो शस्त्र का प्रतीक है, यानी कि शस्त्र संस्कृति का प्रतीक है। और सीता जो है वो कृषि संस्कृति का प्रतीक है। अब कृषि संस्कृति का प्रतीक सीता किस प्रकार से है? तो इस प्रकार से कि सीता जो है वो जमीन से जनक को मिली, ये कथा हमें मालूम है। ठीक है, तो ये जमीन भीतर जब उसकी जुताई हो रही थी, जनक कर रहे थे, तब उसमें से निकला। तो राजा जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए इस बात को भी इसमें बताया गया है। कथा की शुरुआत में राम जो है वो सीता के सामने खड़े हो और सीता जयमाला लेकर ऐसे ठिठक जाती है और सारी सखियां सोचती है, सभी लोग अपनी अपनी ओर से सोचते हैं कि सीता को न जाने क्या हो गया है। तो सीता भाई ठिठक जाती है। कई किसी को लगता है कि सीता जो शर्मा रही है, किसी को लगता है कि सीता जो है वो ध्यान में खो गई है, किसी को लगता है कि सीता राम के यादों में खो गई। आदि सारी बातें इसमें बताई गई है। किंतु सीता की पलकों पर जो है वो निमि राजा आकर बैठ जाते हैं और उनको पूरी की पूरी कथा आंख बंद करके पूरे एक क्षण में पूरी कथा कह देते हैं। इसमें कुल 5 विस्फोटों में ये सारी कथा है। और फिर एक राजा जो है वो अपनी प्रजा के हित के लिए क्या क्या कर सकता है वो निमि के चरित्र के माध्यम से इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से प्रजा जो है वो पीड़ित थी, दुखी थी पानी बिना। और पानी जो है वो कृषि का मूल आधार है। अगर कृषि का विकास करना है तो सबसे पहली जरूरत होगी पानी।
क्योंकि बिना पानी के कुछ नहीं हो सकता। जिस प्रकार से पानी की बहुत बड़ी योजनाएं चल रही है, इसी प्रकार पानी पहली जरूरत है। तो कृषि के कुल आधार बताइए, खेत, पानी, बीज, खाद आदि। तो इसमें पानी सबसे ज्यादा जरूरी है कि पानी के बिना कुछ नहीं होता। तो पानी नहीं होता है, अकाल होता है, तब निमि राजा जो है अपनी प्रजा के लिए कोई यज्ञ करना चाहते हैं और यज्ञ के लिए अपने कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ को बुलाना चाहते हैं। किंतु अब देखिए कि वशिष्ठ जी जो है वो, उनको स्वर्ग से निमंत्रण है इस यज्ञ के लिए। तो वो कहते हैं कि तुम रुक जाओ 2-4 दिन, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, तब तुम्हारा यज्ञ कंप्लीट होगा। तो निमि को ये लगता है कि ये कैसे ऋषि है, धरती को छोड़कर, धरती का बेटा धरती को छोड़कर स्वर्ग की आशा में लगा रहा है। और वशिष्ठ जो है वो, कुलगुरु वशिष्ठ जो है वो रामायण में राम के वशिष्ठ जो थे, राम के जो गुरु थे, वो वशिष्ठ दूसरे अवतार में है। पहले के वशिष्ठ बहुत ही क्रोधी थे, ये इसके चरित्र में ये बताया जाता है। तो वो स्वर्ग में जाने के लिए निकल जाते हैं, कुछ भी सुनते नहीं है। निमि दुखी होते हैं कि ये मेरी प्रजा के लिए क्या हो रहा है। किंतु मोह कैसी चीज है, जिस प्रकार से मान लीजिए कि मुझे कोई छात्र के निमंत्रण मिलता है शादी का, और दूसरा किसी सेलिब्रिटी से निमंत्रण मिलता है, तो स्वाभाविक है कि मैं सेलिब्रिटी के यहाँ जाऊंगा। किंतु मैं ये भूल जाता हूँ कि छात्र ही मेरा जीवन है, ये भूल जाता हूँ सेलिब्रिटी मेरा जीवन नहीं है। फिर भी वो मोह है। तो ये बता रहे हैं कि वशिष्ठ जी जो है स्वर्ग में जा रहे हैं। अब वो कहते हैं मैं 2-4 दिन में लौट जाऊंगा। निमि को पता है कि स्वर्ग का एक दिन यानी कि 6 महीने के बराबर होता है। 2-4 दिन कहे तो 2 साल तो लग जाएंगे, और 2 साल तक ये नहीं आएंगे तो प्रजा भूखे मर जाएगी। तो इसीलिए वो गौतम ऋषि को बुलाकर यज्ञ करने के लिए बैठ जाते हैं और यज्ञ करना चाहते हैं। और ऐसे में ऋषि वशिष्ठ जो है वो स्वर्ग से वापस आते हैं, उनको देखते हैं कि मेरे बिना यज्ञ संभव। तो ये जो मोह था पहले उनके भीतर, फिर दूसरा है अहंकार। अहंकार जो है वो व्यक्ति को खुद का अहंकार ही मार देता है। जैसे कि रावण या किसी बहुत सारे पात्र है जो ज्ञानी थे, बहुत ही अच्छे थे, किंतु उनका खुद का अहंकार उनको मार देता है। तो ऋषि वशिष्ठ जब आते हैं उनको लगता है कि मेरे बिना ये यज्ञ कैसे संभव होता है। तो ये सारी परिस्थितियों के कारण ऋषि वशिष्ठ जो है वो निमि को शाप देते हैं कि निमि तेरा देहोपात यही हो जाए। और पहली बार कोई क्षत्रिय राजा ऋषि को, ब्राह्मण को शाप देता है कि तुम्हारा भी देहोपात हो जाए। जो बिना सोचे समझे, ये एक संस्कृति जो हमेशा शाप देती आई है, उसका देहोपात हो जाए। तो दोनों वशिष्ठ जो थे वो तो कुंडलिनी मारकर बैठ जाते हैं और काया को छोड़कर चले जाते हैं। निमि जो है वहां पर मर जाता है और उनकी देह को जीवित करने के लिए उनके जो ऋषि है, गौतम ऋषि, जो बहुत ही दुखी है क्योंकि यजमान, यज्ञ की समाप्ति पर यजमान की मौत किसी ऋषि को अच्छी नहीं लगती है, वो दुखी होते हैं। इसलिए बहुत सारी प्रकृति से अनेक प्रकार के तत्व मंगवाते हैं। साथ साथ इसमें इनको जीवित करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न होते हैं, मंथन होता है। इसमें मिथिल जो शब्द है, मिथिल किस प्रकार से पढ़ा, तो मिथिल यानी कि निमि जो था वो मंथन से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनका नाम मिथिल पड़ा। ठीक है। तो दूसरा है जनक। सभी लोगों को लगता है कि सीता के पिताजी का नाम जनक है, किंतु ऐसा नहीं। जनक जो है वो एक उपाधि है, यानी कि सरनेम मैं समझता हूँ एक उपाधि है। तो जिस प्रकार से दलाई लामा है, तो दलाई लामा जो है वो उपाधि है, नाम नहीं है। इसी प्रकार ये जो है जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री उपाधि है, नाम नहीं है। इस प्रकार से जनक जो है उपाधि है और खुद से खुद को पैदा किया, इसलिए इनको जनक कहा गया। और उनकी पीढ़ी में जितने भी राजा आए वो सारे से सारे जनक ही कहे गए दोस्तों। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई निमि के चरित्र में। निमि एक प्रजापालक राजा थे जो खुद की जान की परवाह करे बिना प्रजा की हित के लिए सोच रहे थे, अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। तो उनको फिर से जीवित कर रहे, फिर भी निमि कह रहे कि मुझे इसी देह में अब जीवित नहीं रहना है, मुझे समय के साथ जीवित रहना है, पलकों पर जीवित रहना है। तो इस प्रकार से वो जिंदा होते हो और सीता की पलकों पर बैठ जाते हैं और समय बनकर वो रहते हैं। इसके बाद इसमें कृषि संस्कृति का वर्णन है कि गांव में सुबह 5 बजे से लेकर किस प्रकार से जो कृषि संस्कृति है वो विकसित हो रही है। कृषि संस्कृति में लोग किस प्रकार से उठते हैं, गाय भैंस की दूध निकाली जाती है, उसकी आवाजें सुबह सुबह कैसी होती है,
फिर ग्वाले गाय चराने के लिए निकल जाते हैं, फिर खेत में किसान हल लेकर निकलता है, और किस प्रकार एक किसान एक एक प्रवृत्ति करता है, खेत में जाकर कुएं में देखता है, फिर गेहूं के अंकुर फूटे उसको देखता है। ये सारी की सारी बातें इसमें बताई गई। जो एक किसान का बेटा होगा, एक किसान होगा, ये पूरा का पूरा बात जो है वो समझ सकता है कि किस प्रकार से एक किसान की दिनचर्या होती है सुबह से रात तक की, और किस प्रकार से उसकी मेहरिया जो हो वो खाना लेकर जाती है, और खाने में भी कैसे है, धनिये की चटनी है, रोटी है, और उनका बच्चा किस प्रकार से झाड़ के साथ झूल रहा है, बैल जो है दोपहर को छोड़ दिए जाते हैं, और किस प्रकार से उनको चारा लिया जाता है, सब्जी ली जाती है, रात को घर जाते हैं, खाना बनाते हैं, रात को नाच गान होता है। तो ये ग्रामीण संस्कृति जो हमारी संस्कृति है उसकी बात इसमें बताई गई है। तो ये सारी की सारी बातें इसमें बताई गई है। फिर 5 विस्फोट में सारी बातें हैं। फिर चौथे विस्फोट में शायद ये जो पिनाक नामक धनुष है वो किस प्रकार से बना उसकी बात है कि मय दानव के जो पुत्र थे वो उसको वरदान प्राप्त था कि वो किसी प्रकार से मरेंगे नहीं, किंतु हजारों साल में 3 नगर प्राप्त थे, लोहे का, सोने का और चांदी का, तीनों एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तब उनका नाश कर सकते हैं। तो इसके लिए पिनाक नामक धनुष बनाया गया है। तो ये पिनाक नामक धनुष की बात इसमें बताई गई थी दोस्तों। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी जो बात है कवि ने इसमें बताई है। खास करके इसका मूल उद्देश्य, ये तो कथा की बात हुई, किंतु इसका मूल उद्देश्य क्या है ये समझना पड़ेगा कि कृषि संस्कृति पर शस्त्र संस्कृति का विकास किस प्रकार से होता है। इस बात को इसमें बताया गया है कि जैसे कि शस्त्र संस्कृति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, प्रत्येक देश अपने पास परमाणु बम, एटम बम, तोप, गोले आदि को इकट्ठा कर रहा है, छुप छुप के बना रहे हैं। तो ये सारी बातें, जितने भी सौदे होते हैं वो शस्त्र के सौदे होते हैं। बड़े बड़े देश शस्त्र बेच रहे हैं। युद्ध होगा या नहीं होगा वो एक प्रश्न है। अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो क्या होगा वो सबको पता है। इस प्रकार से ये शस्त्र संस्कृति जो है वो विनाश की ओर जा रही है, और कृषि संस्कृति जो है वो नाश करेगी। अगर कृषि संस्कृति का नाश होगा तो विश्व का नाश होगा, ये इसमें बात बताई गई है। तो जब तक शस्त्र संस्कृति नाश नहीं होगी तब तक कृषि संस्कृति का विकास नहीं होगा, क्योंकि गांव में ही पूरा समाज, पूरा देश बसता है, वो भी पता है। पूरे विश्व को खाना देने का काम करता है किसान, और किसान की स्थिति कैसी है वो सबको पता है। अगर हम मान लीजिए कि जितने भी बजट बनते हैं इसमें शस्त्रों के लिए यानी कि डिफेंस के लिए बहुत सारे प्रावधान दिए जाते हैं, बहुत सारे पैसे रखे जाते हैं। इतने अगर पैसे खेत में यानी कि किसान के लिए, किसान निधि के लिए, किसानों को जरूरत की चीजें खरीदने के लिए दी जाए तो देश का विकास होगा, ये कह रहे हैं। यानी कि शस्त्र संस्कृति के ऊपर प्रत्येक देश को युद्धों का डर है। प्रत्येक देश को यह लग रहा है कि युद्ध होगा तो हमारे पास शस्त्र होने चाहिए, इसीलिए वो शस्त्र बनाने की होड़ में पड़ा हुआ है। और किसान को पानी चाहिए तो पानी नहीं मिल रहा है, या तो उनके पास हल की कमी है, ट्रैक्टर की कमी है, या खाद की कमी है। तो ऐसी कमियों को पूरा नहीं हो पाता, इसीलिए खेत में उनका विकास नहीं हो पाता है। तो ये सारी बातें हैं। तो सीता जो है वो यहाँ पर किसान का प्रतीक, कृषि संस्कृति का प्रतीक है, और राम धनुष जो है वो शस्त्र संस्कृति का प्रतीक है। धनुष टूटा यानी कि सीता मिलेगी, ये कहने की बात है कि जब तक धनुष है, शस्त्र संस्कृति है, तब तक सीता वरण नहीं होगा। यानी कि धनुष को, सीता को प्राप्त करने के लिए धनुष तोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार कृषि के विकास के लिए धनुष यानी कि शस्त्र को तोड़ना पड़ेगा। ये धनुष भंग में बात किशोर काबरा जी ने बताई गई है। पूरी की पूरी कथा बिल्कुल प्रतीकात्मक तौर पर चल रही है, प्रतीकात्मक बातें हैं। साथ साथ ही इसमें 5 विस्फोट है। जैसे कि दूसरे खंडगांव में सर्ग होते हैं, इसमें सर्ग के बदले विस्फोट शब्द का प्रयोग हुआ है। और ये विस्फोट शब्द में भी एक नया प्रयोग मुझे ये लगता है कि ये है, किंतु मिथक के माध्यम से तत्कालीन प्रश्नों को कवि ने उसमें उठाया है। साथ साथ कवि का यही कहना है कि किसी प्रकार का मोह, यानी कि गुरु वशिष्ठ का चरित्र जो है वो दूसरे में उर्वशी के गर्भ से दूसरे वशिष्ठ बन के आते हैं और वो राम के गुरु बनते हैं। यानी कि पहले जो वशिष्ठ थे वो क्रोधी थे, दंभी थे। दूसरे जन्म में वो बिल्कुल शांत स्वभाव के
मिलते हैं दोस्तों। तो ये सुधरने का मौका मिलता है तो सुधर जाते हैं लोग, ये सब बातें इसमें बताई गई है। साथ साथ दोस्तों सीता जो है वो निमि की 21 पीढ़ियों में ये सीता थी, और सीता ने पूरी की पूरी कथा और अपनी आंखें बंद करके जयमाला ऐसे लग के ही पूरी की पूरी कथा सुनी जाती है, तब तक पूरा समय जो है वो स्थगित होता है, यानी कि सीता जयमाला लेकर ठिठक जाती है। तो ये सारी की सारी बातें इसमें बताई गई है दोस्तों। तो कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो शस्त्र संस्कृति है वो नाश होनी चाहिए। आज की जो स्थिति है, जिस प्रकार से कि कोरोना की स्थिति है, कोरोना के कारण आजकल सभी देश, मुझे लगता है कि जो देश ये समझ रहे कि हमारे पास इतने सारे शस्त्र हैं, हम बिल्कुल सुरक्षित है, उनको भी सुरक्षित नहीं रखा, सबको घर में बिठा दिया गया है। तो कोई भी देश ऐसा माने कि मैं फॉरवर्ड हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। कुदरत के आगे सब कुछ फेल है दोस्तों। तो ये सारी बातें इसमें इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण है, और समाज के दर्पण इसीलिए कहा गया कि कालीन परिस्थितियां इसमें बताई जाती है, देखी जा सकती है। तो ये सारी परिस्थितियां इसमें है, यानी कि पौराणिकता के माध्यम से कवि ने जो आधुनिक प्रश्न है, आधुनिकता की बात है, शस्त्र संस्कृति पर कृषि संस्कृति का विजय प्राप्त करने की बात है, उस बात को इसमें बताया गया है दोस्तों। आगे आने वाले वीडियो में हम चरित्रों की बात करेंगे।